हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। अब हम जिस चैप्टर के साथ शुरू करने वाले हैं वो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और एक बात मैं पहले से ही यहां पे फिर से बोल दे रहा हूं, स्टार्टिंग में वार्निंग, दिस इज फॉर्मूला शीट, नॉट डिटेल्ड लेक्चर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए लेट्स बिगिन। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस नीट के हिसाब से 2 से 3 क्वेश्चन का है। यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 क्वेश्चन। अगर आप इसके पैटर्न को देखेंगे तो जो आपका 37 ईयर का कंटेंट है उसको अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे आपका 2025 के पास वाले जितने पेपर्स हैं उसमें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का वेटेज काफी बढ़ गया है। पहले तो एक आध क्वेश्चन डालते थे, एक आध पेपर में मैंने देखा डाला ही नहीं क्वेश्चन। मैग्नेटिज्म वाले जो आपका सेकंड वाला मैग्नेटिज्म का पार्ट है, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एनसीईआरटी के हिसाब से उसका डाल दिया। ठीक, लेकिन अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी, इसीलिए फोकस करते हैं हर एक पार्ट पे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले शुरू करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से। चैप्टर के 2 पार्ट हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो पहले स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किस लॉ से निकलेगा? तो यहां जो लॉ आता है वो है बायट-सेवर्ट लॉ। जैसे कूलम लॉ था अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक की शुरुआत, वैसे यहां होता है। तो बायट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई करंट कैरिंग वायर एलिमेंट है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा लिया, बायट-सेवर्ट लॉ उस छोटे से हिस्से की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, लॉ है कह लीजिए। उसी को अगर आप बड़े रेंज में बड़े चीजों के लिए इंटीग्रेट कर दें तो वो मैग्नेटिक फील्ड उनके लिए निकाल के देगा, जो कि हम करने नहीं वाले हैं, डोंट वरी। तो यहां पे एक छोटा सा सेक्शन है डीएल इस वायर का, जिससे आर वेक्टर दूरी पर गए और एक पॉइंट पी लिया है, जहां पर हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड डीबी वेक्टर। हमें मतलब लॉ लिखना है, तो खाली डिफाइन कर रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ध्यान से देखिए, वायर में करंट ऐसे जा रहा है, उसी डायरेक्शन में डीएल भी होगा। डीएल का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। करंट अगर नीचे होता तो डीएल नीचे की तरफ होता। तो ये हो गया आपका डीएल और ये हो गया आपका आर वेक्टर। और ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल आप जरूर देखिएगा, ये है थीटा, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। अब नीचे लॉ को देखिए, व्हाट इज द लॉ? जो लॉ है उसको पढ़ते हैं। तो वो है म्यू नॉट यानी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आईडीएल ट्रीट इट एज ए सिंगल एलिमेंट, आईडीएल क्रॉस आर, मल्टीप्लाइड है, आई और डीएल मल्टीप्लाई कर रखा है, आईडीएल क्रॉस आर, और नीचे लिखा है 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको अगर ओपन कर दें, लेट्स से सी कोई लॉ पूछेगा तो यही लिखना पड़ेगा, लॉ का स्टेटमेंट ये एक बार पूछा हुआ सवाल है भैया, 4 ऑप्शन देके पूछ लिया, बायट-सेवर्ट लॉ टिक करो। ठीक है, बच्चे गलत कराए तब भी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो बेसिक चीजें हैं वो रिवाइज करनी पड़ती हैं। तो आईडीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब। ध्यान से देखिए, आईडीएल क्रॉस आर जब इसका आप ओपन कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट को, तो वो हमें ये वाला बाजू वाला एक्सप्रेशन जनरेट करके देगा, डीबी। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट देयर। क्या चेंज हुआ उसमें? यहां नीचे देख रहे हैं आर स्क्वायर आ गया, क्योंकि जब आपने उसको ओपन किया तो ऊपर का आर और नीचे का आर क्यूब कटा और क्या बचा? आर स्क्वायर। यहां देख लीजिए, आर क्यूब था, यहां क्या आया? देखिए आर स्क्वायर। और ऊपर देखिए डी, ये जो पॉइंट आया, ये क्या है? साइन थीटा। इसमें थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर विच इज चोजन बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द आर वेक्टर। ठीक है, डीएल वेक्टर एंड द आर वेक्टर। ठीक है, उनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब सब एक पॉइंट आता है, कूलम लॉ जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता था। तो क्या ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है? बिल्कुल, ध्यान से देखिए, यहां पे ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे तो आर क्यूब है। अरे यार याद कर, कूलम वाले में भी तो जो वेक्टर फॉर्म था उसमें नीचे आर क्यूब आता है, क्योंकि ऊपर आर वेक्टर था। वही सेम लॉजिक यहां पर भी एप्लीकेबल है। चलिए, तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है? हाँ। अब नोट करके एक पॉइंट यहां पर देखिए ऊपर लिख रखा है लाल रंग से, जिसकी इंपॉर्टेंस काफी है, एनसीईआरटी में आधे पेज में इसको पूरा समझाया है। B vector is produced by a vector element which is called as IDL. IDL वेक्टर है कि स्केलर? वेक्टर। ठीक है, और नीचे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर एलिमेंट कॉल्ड एज चार्ज। चार्ज कैसा था? स्केलर एलिमेंट था। तो ये जो प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो है चार्ज विच इज स्केलर क्वांटिटी, और मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड एज आईडीएल, एंड द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, यानी देखिए लेंथ का क्या डायरेक्शन होता है? तो लेंथ का वही डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में वायर में करंट भागेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, ये था लॉ का डिस्कशन। लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट आते हैं। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस एलिमेंट, और उसके जो स्पेशल केसेस बन के निकलते हैं उन पे भी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, डिस्कशन है सिर्फ, ये डिटेल लेक्चर नहीं है भैया, बार बार बोलना पड़ता है। ठीक, चलिए, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, बी हम निकाल रहे हैं ड्यू टू वेरियस फिगर। उसमें सबसे पहले एक फाइनाइट वायर ले रखा है। फाइनाइट वायर को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक वायर है, मैं जूम कर सकता हूं बट मजा नहीं आएगा उसमें फिर। ठीक है, फॉर्मूला शीट है भाई, तो आप देखिएगा यहाँ पे, ये है आपका, मजा नहीं आ रहा,
ठीक है, मास्टर को मजा नहीं आया। चलिए, तो यहां पे आप देखिए ये एक वायर है, फाइनाइट एलिमेंट है जहां पर करंट आई फ्लो कर रहा है और हमें पॉइंट पी पर इस फाइनाइट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और उस वायर में करंट कितना है, आई, जो ऊपर की तरफ जा रहा है। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे जिसका डिस्टेंस आपको दिखेगा आर है, ये परपेंडिकुलर है और इसको रेफरेंस मान लिया। अब फाइनाइट वायर बोलने का मतलब क्या है कि अपर एंड और लोअर एंड हमें पता है कहां है, ठीक है, फाइनाइट, इसीलिए। तो ये जो पॉइंट है ये अपर एंड से यहां से हमने रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था उसको रेफरेंस मान लिया। उसके रिस्पेक्ट में अपर एंड पे देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, θ1, और रेफरेंस के रिस्पेक्ट में लोअर एंड पे देखिए कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, θ2। एक और बात नोट करने वाली है कि θ1 रेफरेंस से क्लॉकवाइज मेजर किया है और θ2 एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस कन्वेंशन के अगेंस्ट जाके आप एंगल मेजर कर रहे हैं तो आपको अपने फॉर्मूला में एंगल नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बेसिक बात, बट अभी एग्जाम के रिवीजन के लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इतनी ही बात पर रखते हैं। चलिए, तो बी एट पी इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। फॉर्मूला है व्हाट इज म्यू नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई इज द करंट, 4 पाई आर में आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई किया है साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक। अच्छा, अब अगर यही फाइनाइट वायर एक इनफाइनाइट वायर में तब्दील हो जाए, इनफाइनाइट वायर का मीनिंग क्या होगा कि ये वाला एंड इंफिनिटी पे है और ये वाला एंड जो नीचे वाला एंड है वो भी इंफिनिटी पे है, दीज आर अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। तो अगर ये दोनों एंड इंफिनिटी पे हैं तो जो आपका θ1 है, ध्यान से देखिए, वो आप मेजर करते जाएंगे, क्योंकि आप सोचो ना वो तो पॉइंट मिलेगा ही नहीं, तो आप लाइन खींचते जाओ, लाइन खींचते जाओ, तो θ1 कितना हो जाएगा 90 और θ2 कितना हो जाएगा 90। तो अगर हम उसी रिजल्ट को यूज करें, सुना भाई, अगर हम उसी रिजल्ट को यूज करें इनफाइनाइट जो आपका फाइनाइट वायर का है, तो इनफाइनाइट के लिए क्या करेंगे, θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू 90 डिग्री, और ध्यान से देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द इनफाइनाइट वायर इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मेमोराइज करने वाली चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। θ1 θ2 कितना हो गया 90 डिग्री। अच्छा, ये तो हुआ इनफाइनाइट। मान लीजिए अगर मैं इसी केस में बोलूं कि सेमी इनफाइनाइट वायर होता तो क्या करते भाई, बोलिए, अगर ये सेमी इनफाइनाइट वायर होता तो क्या करते, सेमी इनफाइनाइट, ध्यान दीजिएगा, सेमी इनफाइनाइट। अब अगर ये सेमी इनफाइनाइट वायर होता तो उस केस में हम क्या करते, जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते तो देखिए सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि आपने जो पॉइंट P लिया है वो कहीं बीच में नहीं है, दोनों एंड इंफिनिटी पे हैं, वो हो गया इनफाइनाइट, दोनों एंड नॉन एंगल पे हैं, वो हो गया फाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि टेक दिस पॉइंट एट द फुट ऑफ द वायर, यही फुट पे ले लो। तो एक एंगल, अब सोचो अपर वाला एंड तो इंफिनिटी पे है क्योंकि अभी भी सेमी इनफाइनाइट है, तो वो वाला एंगल कितना हो गया 90, कितना हो गया भाई रेफरेंस से 90 अपर वाला एंड, लेकिन लोअर वाला एंड तो वही फुट पे ही है, तो उसका एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, कितना भाई 0 डिग्री। तो θ1 इज 90 डिग्री एंड θ2 इज 0 डिग्री। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहां पर आएगा सेमी इनफाइनाइट के लिए वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। पुट कर दीजिए फॉर्मूला में θ1 θ2 की जगह पे, काम हो जाएगा अपना। तो ये तीन चीजें हैं, उसमें से मैं कह रहा हूं ये वाला याद रह जाए तो ठीक, नहीं तो एक्स्ट्रा लोड मत ले, क्योंकि एनसीईआरटी और 37 ईयर के कंटेंट को देख, उसमें ये रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ये तो खाली आप कहीं जाएंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, कहीं कोई पढ़ा रहा है तो शो ऑफ करने के लिए सब देते हैं, वो डिराइव करे जा रहे हैं, आधे आधे घंटे तक बच्चा बैठा है देखे जा रहा है ना। अभी सिर्फ क्रिस्प रिवीजन, लास्ट मिनट फॉर्मूलेज। चलो भाई, अब आते हैं बाजू में, यहां पर अपने पास हमने ले रखा है एक सेक्टर, ठीक है, गांधीनगर वाला नहीं, ये एक सेक्टर है जो एक पर्टिकुलर सर्कल, मान लीजिए एक लूप था, उसका एक सेक्टर है छोटा सा, इतना ही एलिमेंट है, सॉरी अरे नाच गया, इतना ही एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, और ये एलिमेंट अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है भाई ये, तो ये अपना जो यहाँ पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा एंगल, ठीक है, और ये पॉइंट P है, ठीक। अभी डायरेक्शन पे भी बात करते हैं, पहले मैग्नीट्यूड पे खत्म कर लें। तो किसी भी सेक्टर का करंट कैरिंग आई, ये करंट है, रेडियस इसका r है, और एंगल कितना सबटेंड कर रहा है थीटा। किसी भी सेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ध्यान से देखिए कितना होता है, तो वो होता है म्यू नॉट आई थीटा, इस रिजल्ट को देखिएगा, म्यू नॉट परमिएबिलिटी इनटू करंट इनटू थीटा अपॉन 4 पाई आर। अब इसमें एक बात जो सबसे क्रिटिकल है वो ये कि ये जो थीटा एंगल होता है जो आपका आर्क सबटेंड कर रहा है, वो किस में लिया जाता है, रेडियन में लिया जाता है। रेडियन का मतलब क्या है, अगर 60 डिग्री है तो रेडियन में कितना होगा π/3 मल्टीप्लाइड विद π/180, ठीक है। तो आप यहां पे देखिए, अगर मान लीजिए इसी से मुझे इस एक सिंगल लूप से मुझे
ये मतलब जो सेक्टर का रिजल्ट है, अगर मुझे इसको एक सिंगल लूप में कन्वर्ट करना है, पूरा एक सर्कुलर लूप बनाना है, उससे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? तो अगर एक पूरे लूप से इसी मैग्नेटिक मतलब इसी फॉर्मूले को यूज करना है पूरे लूप के लिए, सर्कुलर लूप के लिए, तो पहले मैं नीचे लिख देता हूं कंप्लीट लूप। नीचे देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, कंप्लीट लूप। तो अगर कंप्लीट सर्कुलर लूप है, कंप्लीट लूप है सर्कुलर लूप, तो उस केस में थीटा क्या होगा? सिंपल, वो हो जाएगा 2 पाई। तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले में म्यू नॉट आई अपॉन थीटा वाले फॉर्मूले में ध्यान दीजिएगा, अगर आप उस फॉर्मूले में म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर में थीटा की जगह 2 पाई पुट कर देते हैं, क्या भाई 2 पाई पुट कर देते हैं, तो रिजल्ट आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, एंड आर बीइंग द रेडियस। चिंता मत करिएगा, यहां आई थिंक मैंने बड़ा रेडियस लिख दिया है, ये छोटा कर देते हैं, आर कर देते हैं, ठीक। तो यहां जो मतलब रेडियस आर है, कंफ्यूज मत हुई, सिंबल था बस वो। तो म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर सेक्टर का रिजल्ट है, जब थीटा की वैल्यू 2 पाई पुट करते हैं, 2 पाई मतलब क्या? 360 डिग्री, पूरा सर्कुलर लूप बन गया। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, क्या गया भाई? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। और ध्यान दीजिए कि थीटा किस में रखेंगे? रेडियन में। अगर ये एक सेमी सर्कुलर लूप है, बताइए भाई, कंप्लीट लूप नहीं, अगर ये एक सेमी सर्कुलर लूप है, रुक जाइए मुंडी हटा रहा हूं मैं, अगर ये एक सेमी सर्कुलर लूप है, तो मुझे बताइए इस सेमी सर्कुलर लूप के लिए व्हाट विल बी द थीटा, व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड? तो सिंपल वो होगा थीटा इक्वल टू पाई। और जब उसको पुट करके आप फॉर्मूले को फिर से कैलकुलेट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो पी पॉइंट पर आएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड सेक्टर की वजह से पी पॉइंट पर आएगी, ध्यान से देखिए, वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। ऐसी क्वार्टर आर्क के लिए भी हो सकता है, या किसी 60 डिग्री एंगल के लिए भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें अगर हम कंप्लीट लूप की बात कर रहे हैं, तो कंप्लीट लूप का फॉर्मूला क्या है? एक बार देख लीजिए ध्यान से, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, आर बीइंग द रेडियस। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो कहां निकाल रहे हैं? पी पॉइंट पर। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले केस में जो पी पॉइंट था, दैट वाज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, ठीक है। लेकिन अब ये जो पी पॉइंट है वो क्या है? तो ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, पी पॉइंट क्या है भाई। देखिएगा अब पी पॉइंट क्या है, तो पी पॉइंट है आपका सेंटर ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का क्या है? सेंटर। यानी आप जो ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के लिए है, ठीक। ये सेंटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, मान लीजिए ऐसे कंप्लीट लूप का जो फॉर्मूला अपन ने लिखा, कंप्लीट लूप का जो फॉर्मूला लिखा, ऐसे अपन ने एन लूप बना दिए। कितने भाई? एन लूप बना दिए। तो एक लूप से मैग्नेटिक फील्ड कितना था देख ले, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। और ध्यान देना यहां पे कैपिटल आर लिखा है, रेडियस को बस वो कंफ्यूज मत हो, स्मॉल आर कैपिटल आर एक ही बात है, रेडियस है वो भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर या एट पॉइंट पी इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। बट मान लीजिए अगर एन लूप्स हैं, तो आप ध्यान से देखिए फॉर्मूला में क्या चेंज आ रहा है। एन लूप है तो क्या हो रहा है? देखो 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 देखो, एन लूप होने से क्या हो रहा है? तो एन यहां पर मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो जो भी एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकाला अपन ने सर्कुलर लूप का यूजिंग द सेक्टर फॉर्मूला, उसको अपने ने एन लूप से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? एन टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक। अच्छा, अब बात रही इसमें डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन यहां पे कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, सिंपल है। जिस डायरेक्शन में, जैसे देखिए ये वायर है, ये वायर है, तो आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप पहले यहां पे थंब को रखिए, राइट हैंड थंब को रखिए। जिस डायरेक्शन में करंट है वहां पर अपने थंब को रखा, और कर्ल्ड फिंगर्स बताती हैं मैग्नेटिक फील्ड को। भाई देखना, हाई नहीं कर रहा हूं, कर्ल्ड फिंगर्स बताती हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो आप नोटिस करिएगा, ये वाला जो केस है, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मैग्नेटिक फील्ड बार निकाल के बताओ जल्दी से, तो ये वाली वायर थी, देखना ये निकाल ली मैंने, ये वायर है। तो अगर आप देखो ये डायरेक्शन है करंट का, थंब थंब पॉइंट कर रहा है करंट के डायरेक्शन में, कर्ल्ड फिंगर्स बता रही हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसी प्लेन ऑफ पेपर में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगी। कहां होगी भाई? इनटू द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इनटू द प्लेन होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है राइट हैंड थंब रूल से। और उसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे, अगर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो सेक्टर का कैसे निकालेंगे, या किसी लूप से कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ध्यान से देखिए, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दीजिए। थंब क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और ध्यान से देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहां सेंटर पर इनटू द प्लेन होगी। कहां होगी भाई? इनटू द प्लेन होगी। यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वहां पर अपने फिंगर्स को कर्ल करिए, और थंब बताता है मैग्नेटिक फील्ड को। और ध्यान दीजिए मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, राइट हैंड थंब रूल, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, हमने जो अभी ये जो सेक्टर के लिए या कंप्लीट लूप के लिए, सर्कुलर लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली, वो कहीं के लिए भी है या सिर्फ सेंटर के लिए है? वो सिर्फ सेंटर के लिए। और अभी जो हमने डायरेक्शन जज किया वो भी किसके लिए है? वो भी सेंटर के लिए। और कहां आया डायरेक्शन? इनटू द प्लेन। तो सोचिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओपन लूप में एग्जिस्ट करती हैं या क्लोज लूप में? बोले भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओपन लूप में या क्लोज लूप में? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती हैं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती हैं, इसका मतलब अगर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। तो क्रॉस क्या इंडिकेट करता है भाई? इनटू
द प्लेन, क्या करता है, इनटू द प्लेन। लेकिन डॉट क्या इंडिकेट करता है, आउट ऑफ द प्लेन, क्या भाई, आउट ऑफ द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप कैसे बनाएगी भाई, ये आपका प्लेन ऑफ पेपर था, यही ये आपका करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड देख कहां है, अंदर की तरफ। अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी तो ये घूम के बाहर भी तो आएगी, तो यहां से बाहर और यहां से अंदर, ये हो गया डायरेक्शन निकालने का तरीका। अब इसमें एक रिजल्ट और है, वो भी सुन लीजिएगा, तो अपना जो पूरा लूप का डिस्कशन है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले, उसका डिस्कशन खत्म हो जाएगा। तो यहां देखिएगा हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, इसका डेरिवेशन है अंदर, बट अपने को वो मतलब नहीं है। और यहां पे ध्यान से देखिएगा हम मैग्नेटिक फील्ड कहां निकाल रहे हैं, तो वी आर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के एक्सिस पे जाके अपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। अच्छा जी, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते टाइम ये जो सर्कुलर लूप है इसके कितने लूप्स हैं, n लूप्स हैं। और अब कितने दूरी गए हैं, सेंटर से x दूरी पर गए हैं और पॉइंट P लिया है जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक, उसका मतलब रेडियस क्या है देख लीजिए r, और जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस इज x। और ध्यान दीजिएगा ये जो फॉर्मूला है इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से, ये है म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। क्या भैया, म्यू नॉट आई एन, एन क्या है, एन टाइम्स हो गया, एन लूप्स है ना, ऐसे लिखा वहां पे देख कितने लूप है, एन लूप है, एक होता है तो एन की जगह 1 रख और काम खत्म कर। तो फॉर्मूला है म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अच्छा, अब इसके स्पेशल वर्जन क्या है सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, और ये क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं, कोई बाकी फॉर्मूला के लिए क्या है और क्या करना है। मान लीजिए x अगर 0 हुआ तो क्या होगा, अगर इस फॉर्मूले में x 0 हुआ तो क्या होगा, सिंपल, n लूप है ना, तो देखिए क्या बनेगा, म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की वैल्यू 0 ले ली, यानी पॉइंट खिसक के कहां पहुंच चुका है भाई, पॉइंट कहां खिसक के पहुंच चुका है, देखो सेंटर ऑफ द लूप पे, कहां, सेंटर ऑफ द लूप पे। तो जैसे ही वो सेंटर ऑफ द लूप पे पहुंचा, ठीक है, तो अब x की वैल्यू 0 रखी, तो नीचे क्या लिखेंगे देख, 2, x 0 हो चुका है, नीचे बचेगा r क्यूब, और कैंसिल करने पे फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई एन बाय 2r। चलिए, तो फॉर्मूला देख रखा है, कहां देखा, अभी देखा ना वो ऊपर, थोड़ी देर पहले नहीं देखा आप लोगों ने, ये देख ये वाला फॉर्मूला देख, ये देख, ये देख, एन लूप वाला फॉर्मूला देख कितना आया, ये देख फॉर्मूला देख, ये वाला लाल गोले को देख, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू एन। यानी उस फॉर्मूले को एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप x इक्वल टू 0 कर दें तो वो फॉर्मूला सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड बताने लग जाता है। ये बात इसलिए बोली ताकि डायरेक्शन के लिए कंफ्यूज कोई ना हो। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले का एक और स्पेशल वर्जन सुनना भाई ध्यान से, अगर x r से बहुत बड़ा हो, यानी x आपका रेडियस के रेस्पेक्ट में अगर बहुत बड़ा है, तो फॉर्मूला जो b एट p है दैट विल गेट कन्वर्टेड टू म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर। और ध्यान से देखिए x बहुत बड़ा है तो नीचे जो है आप बाकी चीजों को नेग्लेक्ट मारिए और सिर्फ x क्यूब लिख के छोड़ दीजिए, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। दिस बिकम्स द फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला विल बी टेकन एज द बेसिस, कि जहां पे अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल, जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो आपका सेकंड पार्ट है छोटा सा है, ठीक है, उसका जो एनालॉजी एस्टैब्लिश करते हैं, ये फॉर्मूला उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ध्यान देना है कैसे चीजें बदल रही हैं, x 0 होने पे, x ग्रेटर देन, वेरी मच ग्रेटर देन r होने पे कैसे फॉर्मूला चेंज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम जो थर्ड पॉइंट ले रहे हैं जहां जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, वो है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मतलब क्या है, एक हमने सिलेंडर ले रखा है और वहां पर इस तरह से वायर को रैप कर रखा है। ध्यान से देखिएगा, जो सिलेंडर का लेंथ है वो है एल लेंथ ऑफ द सिलेंडर, और यहां पर आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, और यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स जो हमने उस पे मतलब उस पे जो वाइंडिंग की है वायर एकदम चिपका के करते हैं, क्रिकेट बैट का थ्रेड होता है ना, वैसे एकदम चिपका के करते हैं। और वहां पे कितने लूप्स हैं अपने पास, n टर्न्स हैं जो उसके ऊपर बनाए हैं, और यहां पर एक क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी, सिंपल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। दिस इज नॉट द लेंथ ऑफ वायर, ध्यान दीजिएगा भाई, ये लेंथ ऑफ वायर नहीं है, जो वायर आपने उस पे वाइंड मतलब ऐसे वाउंड कर रखी है, घुमा रखी है उसके ऊपर, उसकी लेंथ तो ऑब्वियस ही बात है अलग नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी, वो तो अलग वायर है ना भाई, एल लेंथ की वायर है, बड़े लेंथ की वायर है, जिसको आपने ये घुमा घुमा के वो सिलेंडर की लेंथ है स्मॉल एल। तो उस नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन द लेंथ ऑफ द सिलेंडर यानी लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज कॉल्ड एज स्मॉल एन। और ध्यान दीजिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड की वो कैसे निकलेगी, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर, वही एक जैसे एक लूप से डील करते थे वैसे सोलेनॉइड में भी सोचना है। तो यहां पे अगर ये वायर ऐसे बाउंड कर रखी है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये डायरेक्शन में अपने गए और ये थंब देख रहे हो, यहां से मैग्नेटिक फील्ड यानी यहां से निकलेगी और ये घूम के वापस लाइन आएगी, क्योंकि क्लोज्ड लाइन एग्जिस्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप। तो ये वाले
पहले देखेंगे यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी और ये घूमकर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेंगी, ठीक। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है उसमें ध्यान से देखिएगा, जो सोलेनॉइड है हम जनरली लॉन्ग सोलेनॉइड मान के चलते हैं। लॉन्ग सोलेनॉइड का मीनिंग क्या है? द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज वेरी वेरी लार्ज विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ दैट सरफेस। वो जो क्रॉस सेक्शन सरफेस का, वो जो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन होगा, उसका जो रेडियस है उससे अपना लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज वेरी 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 लार्ज, यानी हम इसको लॉन्ग सोलेनॉइड मान के चलते हैं। अब लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर जो एंड होते हैं वो बहुत दूर होंगे। एंड क्या होंगे? बहुत दूर। तो अगर आप सोलेनॉइड के बीच में खड़े हैं तो अगर आप इधर जाइए चाहे इधर जाइए, एंड बहुत देर तक आएगा ही नहीं, यू नॉट बी एबल टू सी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज म्यू नॉट? What is mu naught? Permeability of free space. What is n? Number of turns. What is I? The current flowing through it. तो ये जो बाजू में लिख रहे हैं हाफ करके, ये क्या है? तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो भाई यहां पे लिख रहा हूं मैं इसको, ये है बी एट सेंटर और ये है बी एट एंड्स। बी एट एंड्स पे है ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है जो काफी दूर तक रहती है सोलेनॉइड में, वो है म्यू नॉट एन आई। एंड म्यू नॉट एन आई में म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस, एन का मतलब है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी नंबर डेंसिटी, और आई इज द करंट। और एंड पर जाकर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है? हाफ हो जाती है। क्या उसके बीच में भी हमें कोई रिजल्ट याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस कर्व को ध्यान से देखिए, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। तो हमने x इक्वल टू 0 यानी जहां पे सोलेनॉइड का सेंटर था बीचों बीच, उसको ओरिजिन मान लिया, और l लेंथ है सिलेंडर की। तो अगर आप आगे जाएंगे तो एंड कितनी दूरी पे आएगा? l/2। पीछे जाएंगे तो कितनी दूरी पे आएगा? l/2। तो हमने उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में नाम दे दिया, x इक्वल टू प्लस l/2 ये वाला, और ये है माइनस l/2, ठीक। अब आप नोटिस करिए तो एंड यानी सेंटर जो है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है देख ले, म्यू नॉट एन आई। और अगर हम दूर जाते जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड काफी देर तक म्यू नॉट एन आई रहती है, उसके बाद ये अब्रप्टली थोड़े से रीजन में घट जाती है, 10-15% जो आपका बचेगा रीजन वहां पे घट के हाफ हो जाती है। बट ये पॉइंट नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। कर्व भी इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज एनसीईआरटी में नहीं दिया, ठीक है, पहले था बहुत, इसलिए मैंने ड्रॉ करके इसको डिस्कस किया। तो एंड पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के रिस्पेक्ट में हाफ हो जाती है। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन इज द नंबर डेंसिटी विच इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लीजिए। इस वाले हिस्से निकल रहा है क्योंकि करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करिए, थंब बताता है मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलेगा। ये देख, ये बाहर निकला, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख ली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो अब लास्ट है मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, कि अगर एक चार्ज चल रहा है तो वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, उसको निकालने का तरीका बायट-सेवर्ट लॉ ही होता है। बायट-सेवर्ट लॉ इज द बेसिस टू फाइंड दैट, ठीक। बट अभी अपने ऑब्वियस बात डिराइव थोड़ी कर रहे हैं कि अपने टाइम पास करने बैठे हैं। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, एक चार्ज है जो कि v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, v वेलोसिटी वेक्टर है उसका, और इस चार्ज के पोजीशन, इस चार्ज से r वेक्टर दूरी पे एक पॉइंट p लिया है जहां पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पॉइंट p लिया है जहां पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। और आप नोटिस करिए इन दोनों के बीच में एंगल अभी 90 डिग्री दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ये 90 डिग्री दिख रहा है, एग्जांपल के तौर पे है, पुट करके भी निकाल सकते हैं, बट हमें चाहिए जनरल फॉर्मूला। और जनरल फॉर्मूला ध्यान से देखिए नीचे है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v इज म्यू नॉट q v क्रॉस r डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब। कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा बाइट से लेके आए हैं, नहीं देख रहे, 4 पाई r क्यूब। इसको ओपन कर देंगे तो क्या मिलेगा भाई? v और r को ओपन कर देंगे तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? इसको ओपन करते हैं जल्दी से, तो मिलेगा म्यू नॉट q v r, रुकिएगा मुंडे हटा रहा हूं, साइन थीटा अपॉन 4 पाई r क्यूब, r से r काट दो, म्यू नॉट q v साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ये मिला, ठीक है, ये फॉर्मूला मिला। अच्छा, इसमें थीटा का मतलब क्या है? तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। और एक और चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है सोचने वाली, क्या सर ये है तो वेक्टर क्वांटिटी, क्या यहां पे चार्ज को साइन के साथ पुट करेंगे? बिल्कुल। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा v क्रॉस r, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा माइनस v क्रॉस b। सॉरी r लिख दिया, b लिख दिया मैंने, एक ही मिनट रुकिएगा। हाँ, क्या है? r वेक्टर, और नीचे जो होगा माइनस v क्रॉस r। यानी सबसे पहले आप देखिए चार्ज जो है वो अपना इधर की तरफ जा रहा है, चार्ज यहां जा रहा है, ये चार्ज है ये, और ये अपना r वेक्टर है। तो अगर v क्रॉस r करेंगे तो आपको लगता है अंदर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी किधर होगी? p पॉइंट पर अंदर की तरफ होगी। v क्रॉस r करने से पता चल गया, राइट हैंड रूल, ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट का। लेकिन अगर ये चार्ज पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता तो पहले आप v क्रॉस r, देखिए v क्रॉस r करते और वो अंदर की तरफ आ रहा है,
क्रॉस मार्क किया, देख क्रॉस मार्क किया, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव होता तो इसी को पलट देंगे, यानी बाहर की तरफ हो जाता है, विच इज माइनस बी क्रॉस आर। ठीक, तो फॉर्मूला और डायरेक्शन निकालने का तरीका आप ध्यान से देखिए, फॉर्मूला भी रट लें, बहुत सफिशिएंट है, बट फिर भी डायरेक्शन बताया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद है यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या भैया? एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जैसे अपने पास गॉस लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, भावनाएं मिक्स हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो क्योंकि चैप्टर इतने कोरिलेटेड है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बताता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बताता हूं। तो यहां पे आप देखिएगा ये जो लिखा हुआ है, दिस इज योर एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जैसे वहां पे गॉस लॉ यूज करके एक गॉसियन सरफेस बनाते थे एंड यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे यहां पे एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं करंट कैरिंग एलिमेंट के पास और उससे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, इस लॉ को पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई। याद करिए कुछ ऐसा ही था वहां पे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। वो अभी हम सेकंड चैप्टर इसका जो मैग्नेटिज्म का है उसमें एनालॉजी में एस्टैब्लिश करता हूं। तो यहां पे आप नोटिस करिएगा बी वेक्टर निकालना है, ये फोकस है, और सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप इज द लूप विच एनक्लोजेस द करंट, करंट को इंक्लोज करना। जैसे वहां पे चार्ज इंक्लोज कर लेते थे और उसको लिख के ई निकाल लेते थे, वैसे ही यहां पे। अच्छा ये सिंबल, ये गोला क्या है भैया? ई गोला क्या है? ई गोला पे ई गोला कौन सा है? ये है आपका क्लोज सरफेस को इंडिकेट करता है। दैट मींस यू आर टेकिंग अ सरफेस जो आप, जैसे वहां पे गॉसियन सरफेस एनक्लोज होना चाहिए सिमेट्री में, वैसे ही यहां पर एम्पीरियन लूप एनक्लोज होना चाहिए। लूप कह रहे हैं भाई, सरफेस का एरिया होता है, लूप का लेंथ होता है, इसीलिए लॉ में देखिए यहां पर डीएल आता है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि कैसे हम किस तरह का लूप माने, क्या एंगल हो, बट वही वाली बात है कि फॉर्मूला शीट से फिर भटक जाएंगे और सारी बातें नहीं हो पाएंगी। तो यहां पर अपने पास 3 वायर हैं, ध्यान से देखिए। पहली वाले वायर में करंट है I1 ऊपर की तरफ, दूसरी वाली वायर में करंट है I2 ऊपर की तरफ, तीसरी वाली वायर में करंट है I3 भैया नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। और इसके आसपास ये जो देख रहे हैं, ये जो लूप है, ये है एम्पीरियन लूप। अच्छा सर, एम्पीरियन लूप का डायरेक्शन आपने कैसे चेक किया? आपने किस तरह से माना? तो आप नोटिस करो, जब एक करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस, मतलब आसपास आपको फील्ड शो करनी है, तो आप क्या करते हैं? थंब रखते हैं, और कर्ल्ड फिंगर्स क्या बताती हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पीरियन लूप इज द मैग्नेटिक फील्ड ओनली। वहां की तरह इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि ये बताओ मैथ्स में, यहां सिंपल है। यहां एम्पीरियन लूप क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड है। अब 3 वायर हैं, वो आपस में बहुत पास है, बहुत पास है, चिपका नहीं, बहुत पास है, और अपन को चाहिए ये वाले पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट पी दिख रहा है आपको, इस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो अपन ने एक एम्पीरियन लूप बनाया जो उन वायर्स को एनक्लोज करे, और ध्यान से देखिए उन वायर को सेंटर मानते हुए ये आर रेडियस बना दिया, और उस आर रेडियस को पकड़ के खींच दिया, तो बन गया एम्पीरियन लूप। अच्छा, तो मैंने क्या बोला? एम्पीरियन लूप ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो किसी करंट कैरिंग वायर, फाइनाइट इनफाइनाइट जैसी भी हो, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? सर्कुलर लूप में एग्जिस्ट करती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होती है, क्लोज लूप। तो बताइए भाई यहां पे भी एम्पीरियन लूप कैसा बनेगा? सर्कुलर लूप में बनेगा। बहुत बढ़िया। और उसमें हमने तीनों करंट को एनक्लोज कर रखा है। अब बात यह आती है कि सर एनक्लोज्ड चार्ज में तो पता होता था कि चार्ज पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, बट एम्पियर सर्किटल लॉ में एनक्लोज्ड करंट को कब पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने, ये कैसे पता चलेगा? सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में डोमिनेटिंग फील्ड है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में डोमिनेटिंग करंट हो या उसकी वजह से डोमिनेटिंग फील्ड हो, उसी करंट को माने पॉजिटिव और बाकी सब उसके नेगेटिव। तो आप देखिए जो मैंने यहां पर ये जो एम्पीरियन लूप का जो मैंने डायरेक्शन बनाया है, उस डायरेक्शन को देखिए, डायरेक्शन को देखिए, ठीक है, ये डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एम्पीरियन लूप। यानी जिस डायरेक्शन में हमारा एम्पीरियन लूप है, अगर वहां मैं अपने फिंगर्स को कर्ल करूं, देखना भाई जहां एम्पीरियन लूप है वहां अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करूं तो थंब किधर है? ऊपर है कि नीचे है? तो थंब ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब ऊपर वाले करंट पॉजिटिव और नीचे वाले नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए देखिए मैंने इंक्लोज करंट को क्या लिखा है? I1 प्लस I2 माइनस I3। चलिए बेसिक बात, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट कर रहे हैं डिस्कस तो हर चीज हो रही है। चलिए इसमें एप्लीकेशन में आते हैं। हॉलो वायर की बात नहीं कर रहे हैं, सॉलिड वायर की बात कर रहे हैं। सॉलिड वायर का मतलब क्या होता है? दिस इज एन इनफाइनाइट वायर जिसको हमने जूम करके यहां पे ड्रॉ कर रखा है। क्या कर रखा है? एक इनफाइनाइट वायर है, मतलब लेंथ अभी भी उसकी इनफाइनाइट है, बट हम उसको जूम करके डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए, तो जैसे आपको याद है हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के फॉर्मूला लिखे थे हमने पोटेंशियल के, फील्ड के, ठीक है, वैसे ही यहां पर अपन किसका? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख रहे हैं अलग अलग लोकेशन पे, और ये एग्जैक्टली वैसे ही कर्व भी बनता है, वही आपका वेरिएशन होता है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में सॉलिड स्फीयर के लिए होता है, ठीक है। तो यहां पे आप नोटिस करेंगे ये उसकी एक्सिस है बीच में, और ये इनफाइनाइट लेंथ की है, दोनों एंड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और यहां जो करंट है आपका ध्यान से देखिए वो अंदर भी फ्लो कर रहा है। इसका मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि एक मोटी सी वायर है या तो पतली पतली वायर का पूरा गुच्छा बना दिया है,
और कहीं पे भी स्पेस नहीं है और हर जगह करंट है। तो करंट जो है वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है बताइए भाई, करंट जो है वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग दी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको याद है एक फैक्टर था करंट डेंसिटी, व्हाट वाज करंट डेंसिटी? करंट अपॉन एरिया। तो उस डेंसिटी को चाहे तो यूज कर सकते हैं, बट हम डिराइव नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, रहने देते हैं, सीधा रिजल्ट पे आते हैं। तो रिजल्ट क्या है ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये है एक्सिस, ये जो है ये एक्सिस है। इस पर्टिकुलर एक्सिस, ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमने 3 पॉइंट लिए हैं। एक बाहर x ग्रेटर देन r, व्हाट इज r? r बीइंग द रेडियस ऑफ द वायर। r क्या है? रेडियस ऑफ द वायर। ठीक, तो एक पॉइंट बाहर लिया है x ग्रेटर देन r पर, एक पॉइंट जस्ट बाहर लिया है। जस्ट बाहर मतलब x इक्वल टू r ही है मान लीजिए, ठीक है, x इक्वल टू r ही है। अब मैंने जस्ट क्यों बोला ये समझाने के लिए पूरा गॉस लॉ, एम्पियर लॉ, फिर पूरा डेप्थ में समझाना पड़ेगा, लेकिन वो टाइम अभी नहीं है बिकॉज दिस जस्ट फॉर्मूला शीट। तो यहां पे जस्ट एक पॉइंट बाहर लिया मान लीजिए, और क्योंकि जस्ट बाहर है तो बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं x से, वो मतलब r से, तो वो x इक्वल टू r ही हो गया। मतलब x इक्वल टू r इज फॉर सरफेस यानी ऑन द वायर, दिस इज x ग्रेटर देन r एंड दिस इज x लेस देन r। यानी अगर आपका पॉइंट उस वायर के क्रॉस सेक्शन के अंदर होगा तो क्या फॉर्मूला होगा। और ध्यान दीजिएगा रेडियस क्या है? r है। तो सबसे पहले बाहर वाला फॉर्मूला देखिए क्या है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। क्या है भाई? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। सर ये तो फॉर्मूला देख रखा है, कौन सा? इनफाइनाइट वायर का बाहर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते तो ये फॉर्मूला था। अच्छा, अब सरफेस पे आ गए तो क्या होगा? कुछ नहीं सर, एक्स की जगह पे क्या लिख दो? r लिख दो। r क्या है? रेडियस। तो क्या फॉर्मूला आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या गया भाई? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और मान लीजिए अगर अपने बाहर चले गए तो रिजल्ट देखिए क्या है? म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। क्या है भाई? म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। आर बीइंग द रेडियस ऑफ द वायर एंड एक्स बीइंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। पर ध्यान दीजिएगा ये जो रिजल्ट है ये सिर्फ एक्सिस, ये जो एक्सिस है यहां से सरफेस तक ही वैलिड है। अगर आप इस एक्स की जगह पे आर पुट कर देंगे तो आपको यही वाला फॉर्मूला सरफेस वाला मिल जाएगा, लेकिन आप बाहर के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेम लाइक सॉलिड स्फीयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब जिस पार्ट में एंटर कर रहे हैं वो इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है, मतलब कंटेंट वाइज यू हैव फोर्स, देन यू हैव टॉर्क, देन यू हैव गैल्वेनोमीटर, जिसमें अपने बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर लिखने वाले हैं? तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। लेकिन वो जो चार्ज है वो किस तरह की फील्ड में है? तो वो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ध्यान दीजिएगा, चार्ज है लेकिन मूविंग चार्ज किस फील्ड में है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ वेक्टर का फॉर्मूला है क्यू वी क्रॉस बी। क्या है भाई? क्यू वी क्रॉस बी। इसमें क्यू क्या है? चार्ज। क्यू क्या है? चार्ज। फिर से सवाल आएगा कि सर साइन के साथ पुट करना है? बिल्कुल, विथ साइन पुट करना है, ठीक है, विथ साइन। पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिख, नेगेटिव तो नेगेटिव लिख। यानी मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो v क्रॉस b से पता चलता है अगर चार्ज पॉजिटिव है, और माइनस v क्रॉस b से पता चलता है अगर चार्ज नेगेटिव है। तो इसलिए चार्ज की पोलैरिटी भी मैटर करेगी। बहुत बढ़िया। अब F जो है मैग्नीट्यूड वाइज निकाल रहे हैं, यानी हम उस क्रॉस प्रोडक्ट को अगर खोल दें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा Q V B sin थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? सो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्या है भाई? वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अच्छा, अब उसके नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, उसको सुनिएगा। जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। कैसे पता भाई? ये बात मुझे कैसे पता कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा? भाई v क्रॉस b से आ रहा है, और a क्रॉस b से आने वाला r a से भी परपेंडिकुलर, b से भी परपेंडिकुलर, और उस प्लेन से भी परपेंडिकुलर जहां पे वो दोनों प्लेस्ड है। तो आपका ये जो फोर्स वेक्टर है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। और जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, ध्यान से देखिए, तो वो कभी भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर पाएगा। इट कैन नॉट चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट कैन ओनली चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यानी अगर कोई पूछे कि क्या मैग्नेटिक फोर्स काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है किसी चार्ज पार्टिकल की? तो नहीं। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज करने के लिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू नीड अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज अलोंग द वेलोसिटी। और यहां पर वो परपेंडिकुलर है, श्योर है। यानी मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो अगर कोई पूछे कि क्या मैग्नेटिक फोर्स मोमेंटम चेंज कर सकता है? यस, इट कैन चेंज मोमेंटम, बिकॉज मोमेंटम नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और वो मैग्नेटिक फोर्स कर सकता है,
ठीक। अच्छा, अब इसी का एक स्पेशल वर्जन या जनरल वर्जन कह लीजिए, वो होता है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स का मतलब क्या है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आपने ऐसे रीजन में फेंक दिया जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करती हैं, और वैसे किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगी, इलेक्ट्रिक के बिना मैग्नेटिक नहीं, मैग्नेटिक के बिना इलेक्ट्रिक नहीं, यानी किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आपने उठा के फेंक दिया तो वहां पर जो नेट फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला है वो होगा क्यू वी क्रॉस बी, विच वॉज द मैग्नेटिक फोर्स, एंड प्लस क्यू ई वेक्टर। कहां पड़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो नेट फोर्स हो जाएगा इन दोनों का समेशन। अच्छा, अब इसका एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन होता है, वो होता है वेलोसिटी सिलेक्टर। उसको देखिएगा ध्यान से। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है? ठीक है, ये जल्दी से बात कर लेते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब क्या है? हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है q, मास है m। उसको हमने क्या किया, यहां से उठा के v वेलोसिटी से फेंका, और ये क्रॉस, आपको रेड कलर के जो क्रॉस दिख रहे हैं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? तो वो इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। क्रॉस इंडिकेट्स इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। हमने चार्ज उठाया और फेंक दिया। अब जब चार्ज उठा के फेंका तो v वेलोसिटी से क्या क्या होगा सोचिए। तो अगर उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो हो सकता है चार्ज ऊपर भाग जाए, नीचे भाग जाए, लेकिन अपने को चाहिए कि चार्ज, ये दिख रहे हैं स्लिट, स्लिट का मतलब क्या है? नैरो ओपनिंग। तो यहां से फेंका और ये चार्ज पार्टिकल अनडिविएटेड स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता हुआ यहां से बाहर आ गया, स्लिट से बाहर आ गया। वही चार्जेस ऐसा कर पाएंगे, उन्हीं चार्जेस की बीम ऐसा कर पाएगी जिसके ऊपर नेट लॉरेंस फोर्स 0 हो। और नेट लॉरेंस फोर्स 0 सिर्फ एक ही चीज में होता है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। और उसके लिए दो चीजें वैलिड होनी चाहिए। क्या? पहला, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इन सच अ वे कि वो बी क्रॉस वी के बराबर हो। यानी बी क्रॉस वी कर लीजिए, उससे क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी यहां पे बी तो पहले से ही दे रखा है, बी क्या दे रखा है? पहले से ही दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई बोले कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो क्या करेंगे? सबसे पहले वेलोसिटी के अलोंग आप अपने हाथ को रखिए और मैग्नेटिक फील्ड के तरफ घुमा दीजिए। तो आपका थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी इधर की तरफ आएगा, इस साइड पे आएगा। ध्यान से देखिए, बी क्रॉस, ये वी क्रॉस बी है, ये जो निकाला वो क्या है? वी क्रॉस बी। अच्छा, तो बी क्रॉस वी करना है, क्योंकि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं निकाल रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। किस कंडीशन में? वेलोसिटी सिलेक्टर में, कि दिस वेलोसिटी शुड बी सिलेक्टेड, रेस्ट ऑफ द पार्टिकल शुड गोइंग हियर एंड देयर। टकरा गया इधर जाएगा, अपने को फर्क नहीं पड़ता, ये वाले बाहर आने चाहिए। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? तो वो बी क्रॉस वी से आएगा। तो पहले बी क्रॉस वी करते हैं। तो बी की तरफ, अंदर की तरफ हाथ ले गए बी, और किसकी तरफ घुमाया? वी। और ध्यान से देखिए, थंब नीचे की तरफ आ रहा है, यानी बी क्रॉस वी का डायरेक्शन ये रहा, नीचे की तरफ। और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए। क्या लगा दो? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो। तो क्या ये चार्ज के साइन पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लाई करेगी? नहीं। कहीं दिख रहा है यहां पे चार्ज? कहीं दिख रहा है चार्ज क्यू कि उसकी पोलैरिटी अफेक्ट करती है इसको? नहीं। अरे मैग्नेटिक फोर्स निकाल तब अफेक्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल तब अफेक्ट करेगी। बट वेलोसिटी सिलेक्टर की कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते टाइम चार्ज की पोलैरिटी मैटर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बी क्रॉस वी पे निकलता है, बी क्रॉस वी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो गया, बी अंदर की तरफ और वी इधर की तरफ करके देख ले, नेट फोर्स 0 आएगा। और दूसरा पॉइंट, ये ऐसा नहीं कि और वाली बात है कि फर्स्ट और सेकंड चलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड है, दोनों साथ में होने चाहिए, तभी ये वेलोसिटी सिलेक्ट होगी। अच्छा, कौन सी वेलोसिटी सिलेक्ट होगी? जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो को फॉलो करेगी। यानी यहां पर प्रेजेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होगा, सिर्फ वही वाली वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, वही मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी वाले पार्टिकल बाहर निकल पाएंगे। बताइए, सेंटेंस पूरा जंबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है। उसका रीजन है दैट वी आर टेकिंग द फॉर्मूला शीट। ठीक है, तो आप भी हर एक पॉइंट को क्रिटिकली सुनिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब यहां से ये जो चार्ज पार्टिकल फेंका, ये उसका वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, और ये स्केलर पॉइंट है। दोनों साथ में होंगे तब जाके दैट वेलोसिटी विल बी सिलेक्टेड एंड द चार्ज पार्टिकल विल बी कमिंग आउट। ठीक, ये दो बातें। तो E is equal to B cross V and V is equal to E by B. Only this velocity will be selected by applying the direction of E as B cross V. क्या ये चार्ज की पोलैरिटी पे डिपेंड करता है? ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब हम वही फर्स्ट वाला पॉइंट जो मैग्नेटिक फोर्स वाला पॉइंट है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स में हमने क्या बोला कि भाई फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B।
अच्छा, अगर आप उसको ओपन कर देंगे क्यू वी क्रॉस बी को, तो क्या मिलेगा मैग्नीट्यूड में, क्यू वी बी साइन थीटा। एंड हियर द बी इज यूनिफॉर्म तीनों केस में, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, तीनों केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म ले रहे हैं। हर केस में यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जैसा हमने कोई भी एग्जांपल यहाँ कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स है वो है क्यू बी साइन थीटा। एंड व्हाट इज थीटा, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इसमें क्या तीन पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो। क्या भाई, थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो। अगर थीटा 0 या 180 होगा तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0, मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा चार्ज पे। क्यों, क्योंकि साइन 0 एंड साइन 180 दोनों 0 होता है, तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी नहीं। यानी अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को उठा के मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल फेंक दूंगा तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। रीजन बीइंग V और B के बीच का एंगल ऐसा है जो साइन की वैल्यू 0 प्रोड्यूस कर रहा है, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो जाएगी। नाउ लेट्स टेक द सेकंड पार्ट। सेकंड क्या है, अगर V और B के बीच का एंगल 90 है, ठीक है, थीटा क्या है, 90 डिग्री है। अगर थीटा 90 डिग्री है तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपल भाई, थीटा अगर 90 है तो क्यू वी बी साइन 90 क्या होता है, 1, तो दिस विल बिकम द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स स्केलर टर्म, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्यू वी बी। अब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कर दें। अच्छा, ये सेंट्रीपिटल क्यों बोला सर, क्यों बोला सेंट्रीपिटल, सिंपल सी बात है। अगर आप इसको नोटिस करें, लेट्स से देयर इज अ रीजन, ये एक रीजन है जहां पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और अपन ने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल, यहां पर आप देखिएगा एक चार्ज पार्टिकल है, जूम करने की जरूरत लग रही है क्या, ठीक है, फिर क्या हौच पौच हो जाता है पूरा। तो यहां मान लीजिए ये एक चार्ज पार्टिकल है जिसको अपने ने v वेलोसिटी से यहां फेंक दिया, और मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से देखें किधर है, अंदर की तरफ, इनटू द प्लेन है। अब आप सबसे पहले v क्रॉस b करिए, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है यानी नेगेटिव की चिंता नहीं करनी। तो अगर आप v क्रॉस b करें, देखिएगा v उसी प्लेन में कर रहा हूं मैं, ठीक है, v क्रॉस b, v इधर की तरफ है, v चार्ज ऐसे फेंका तो v इधर की तरफ, और b अंदर की तरफ है, इनटू द प्लेन है, तो v क्रॉस b करेंगे, थंब कहां आएगा, ऊपर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। अब जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल, ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फोर्स उसको घुमाएगा, ये क्या कर रहा है, देख हर बार घुमा रहा घुमा रहा घुमा रहा घुमा रहा, ये घुमा के क्या करेगा, उसको एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करवाएगा, यानी द पार्टिकल विल बी कंप्लीटिंग अ सर्कल। क्या करेगा भाई, पार्टिकल विल बी कंप्लीटिंग अ सर्कल, ठीक। तो यहां पे आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है, आप ध्यान दीजिए, वो QVB है, और यहां पे जो पार्टिकल मूव करेगा एक सर्कुलर ट्रैक बनाएगा, और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करके दे रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड है QVB, उसको यूज किया, और अपन ने कुछ क्वांटिटीज हैं जो पहले से निकाल के यहां पे लिख ली हैं। पहला है, जिस सर्कुलर ट्रैक में वो घूमता रहेगा परपेचुअली, देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड स्विच अगर हम बंद कर दें तो हो सकता है किसी, मान लो यहां आया और बंद कर दी, ये भाग गया, टेंजेंशियली भाग जाएगा भाई। जैसे पत्थर को बांधो रस्सी से और घुमाते रहो, तो रस्सी काट दो तो पत्थर वहीं नहीं निकलेगा टेंजेंशियली। तो वैसे इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक कंपल्शन है जो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से है, जो उसको परपेचुअली इस सर्कल में घुमाता रहेगा जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ नहीं कर देते, ठीक। अब उसकी वजह से एक रेडियस बना सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला देख क्या है, mv अपॉन qb। व्हाट इज m, मास ऑफ चार्ज, व्हाट इज v, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड, q इज द चार्ज उसका मैग्नीट्यूड, और b है मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट देयर उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद है टाइम पीरियड है 2 पाई m अपॉन qb, इसमें अगेन मास, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, और ध्यान से देखिए ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, भाई सर्कल में घूम रहा है परपेचुअली, यूसीएम करेगा कि नहीं करेगा भाई, बताएं, यूसीएम की नॉन यूसीएम, यूसीएम की नॉन यूसीएम, यूसीएम। क्यों यूसीएम, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकती, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। तो ये परपेचुअली सर्कल में घूमेगा तो एक कांस्टेंट टाइम पीरियड के साथ, और एक फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो जो फॉर्मूला आया टाइम पीरियड का 2 पाई m अपॉन qb, पलट के लिख दे qb अपॉन 2 पाई m, और ध्यान से देख फ्रीक्वेंसी भी वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। लास्ट पॉइंट है आपका ओमेगा, विच इज द एंगुलर वेलोसिटी, यूसीएम कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी, और उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, तो आपको याद होगा ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई f, ऊपर से f निकाल लिया है, उठा के पुट कर दो, फाइनल फॉर्मूला ये बन जाएगा qb बाय m। क्या बन गया भाई, qb बाय m। अच्छा, ये था सेकंड केस। थर्ड केस क्या है कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 से 0 डिग्री के बीच में हो। क्या भाई, 90 से 0 डिग्री के बीच में हो, ठीक है। अब अगर वो 90 से 0 डिग्री के बीच में है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होने वाली है, जो वो शेप बनाता है ना वो स्ट्रेट लाइन है ना वो सर्कल है, वो एक नया शेप है कॉल्ड एज हेलिक्स। उसका रीजन क्या है, इस फिगर को देखिएगा। अब मैं सिर्फ इसी फिगर पे फोकस करवा रहा हूं, ठीक है, इसी फिगर को देखिएगा। यहां पे आप नोटिस करिएगा, सॉरी इधर आना पड़ेगा, हाँ चलिए, तो यहां पे आप नोटिस करिए कि ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस, और ऑब्वियसली बात है बाहर की तरफ जो आता होगा इस प्लेन से बाहर वो है जेड एक्सिस, ठीक है। हमने एक चार्ज पार्टिकल
पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो पॉजिटिव एक्स में। ग्रीन कलर का एरो देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का पॉजिटिव एक्स में मैग्नेटिक फील्ड लाई करती है। हमने उसके रिस्पेक्ट में एक चार्ज पार्टिकल को थीटा एंगल पे वेलोसिटी v से फेंक दिया, ठीक। उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। क्या है थीटा 0 है, नहीं। क्या है थीटा 90 है, नहीं। तो ना तो सर्कल बनेगा ना तो स्ट्रेट लाइन, ट्रैजेक्टरी कुछ अलग होगी। और ध्यान से देखना, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक होगा पैरेलल कंपोनेंट। ये नाम कैसे दिया, परपेंडिकुलर और पैरेलल? तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और एक पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है उसे पैरेलल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दैट कंपोनेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए उसको वी पैरेलल कहा। अच्छा, अब ये शेप कैसा बनाएगा, देखिए आपने यहाँ पे चार्ज पार्ट, इधर मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, चल इधर ही ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज यहां पर है और ये अपन ने वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंक दिया। अब क्या होगा, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके दो कंपोनेंट है, एक ये वाला कंपोनेंट है और एक ये वाला कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सर्कल बनाएगी। क्या बनाएगी भाई, सर्कल, ठीक, सर्कल बनाएगी। देख सर्कल बना दिया, सेकंड वाला केस देख ले, वही था, सर्कल बना दिया। और जो v पैरेलल है उसकी वजह से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता रहेगा। क्यों, फर्स्ट वाला केस कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक, आप इसको इस तरह से मत सोचो कि वेलोसिटी v है, आप ये सोचो कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं और उनको इंडिविजुअली सोचो। तो एक कंपोनेंट है v cos थीटा विच इज द पैरेलल, और एक कंपोनेंट है v sin थीटा विच इज द परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। तो जो v परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से क्या होगा भाई, v क्रॉस b अंदर की तरफ, वो बनाएगा सर्कल। क्या बनाएगा, देख सर्कल। ये अगर मान लो सिर्फ परपेंडिकुलर होता, खाली परपेंडिकुलर होता, तो v क्रॉस b कर, v परपेंडिकुलर क्रॉस b, ये देख इधर घुमाया मैंने हाथ, थंब अंदर, यानी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और वो उसको एक सर्कल पे घुमाएगा। ये देख सर्कल बना दिया, ये सर्कल, ठीक है। लेकिन एक कंपोनेंट है v पैरेलल, और ध्यान से देखना उधर ही मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उसकी वजह से फोर्स क्या लगेगा, 0। अच्छा, उसकी वजह से फोर्स 0 लगेगा, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे भी चलता रहेगा और सर्कल भी बनाता रहेगा। तो अगर आप उसको इमेजिन करो तो ये पाथ बनाएगा। ये दिख रहा है, देख मैं मतलब यहां से दिखाता हूं, इस साइड दिखाता हूं। देख फेंका इधर था, फेंका इधर था, सर्कल यहां बना रहा था, स्ट्रेट लाइन यहां जाना है। देखना, ये टच किया, ये टच किया, ये टच किया, बार बार उस एक्सेस को टच करेगा, जहां मतलब एक्स एक्सेस को टच करता रहेगा। जब उसको फेंका तो घड़ी शुरू हो गई, और एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद यहां पे टच किया, जहां से फेंका था और दोबारा टच किया एक्स एक्सिस को, उसको बोलते हैं पिच। तो आप नोटिस करिए, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये जो डिस्टेंस, किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टच, एक बार एक्सिस को टच कर दिया और दोबारा जब एक्सिस को आगे जाके टच करेगा, तो वो जो डिस्टेंस है, जो बीच का डिस्टेंस है, उसे बोल रहे हैं पिच, ठीक है, उसे पिच कहते हैं। और बाकी सब चीजें क्या हैं, तो वही सर्कल बनाने का टाइम पीरियड, सर्कल का रेडियस, ध्यान से देखिए, सर्कल के रेडियस का फॉर्मूला देखिएगा, वो है mv परपेंडिकुलर अपॉन qb। एंड व्हाट इज v परपेंडिकुलर, क्यों v परपेंडिकुलर, फॉर्मूला देख ले, बाजू में क्या था, वो तो mv अपॉन qb है। लेकिन यहां पे कौन सा रिजल्ट लिखा है, mv परपेंडिकुलर, नहीं, स्पेसिफिकली वी हैव टेकन दी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बिकॉज वहां पे भी v परपेंडिकुलर पहले से ही था, इसलिए अलग से बोलने की जरूरत पड़ी नहीं, और इसलिए फॉर्मूला है mv परपेंडिकुलर अपॉन qb। अच्छा, अब v परपेंडिकुलर है क्या, तो फिगर देख के लिख दो v sin थीटा, सॉरी ये खाली उतना ही लिख के छोड़ दिया, बाप रे। तो ये आएगा mv sin थीटा अपॉन qb, mv sin थीटा अपॉन qb, ठीक। और अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, देख ले, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई m अपॉन qb, जो वहां लिखा था वही यहां पर छाप दिया, क्योंकि वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, तो सर्कल बनाने का टाइम पीरियड वही होगा 2 पाई m अपॉन qb, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है पिच। पिच का मतलब क्या है, लेटरल डिस्टेंस मूव्ड अलोंग। वो सर्कल जब एक बार उसको फेंका, आपने चार्ज पार्टिकल फेंका और ये गया और उसने एक्स एक्सिस को टच किया, फिर गया, फिर टच किया, एक बार टच करने के बाद दूसरी बार जब टच किया, तो वो जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसी को अपने क्या बोल रहे हैं भैया, पिच कह रहे हैं। और पिच का फॉर्मूला होता है v पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। क्या होता है, v पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। नाउ व्हाट इज द v पैरेलल, तो v पैरेलल है v cos थीटा, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई m अपॉन qb, उठा के लिख दिया, एंड दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर पिच। पिच के लिए फॉर्मूला बन जाता है, ठीक। चलिए, तो ये 3 ट्रेजेक्टरी थी जिसके ऊपर अपन ने चर्चा की। नेक्स्ट है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी अपने पास एक वायर लेंगे अभी, जिसको अपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, और उसकी वजह से अपन निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स को। क्या निकाल रहे हैं भाई, मैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मूला क्या है, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी। इसमें आई है करंट, एल है लेंथ वेक्टर किसका, वायर का, और बी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बट मैं कह रहा हूं इस एल वेक्टर को अपने नाम दे देते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, थोड़ी देर में दिखाता हूं क्या है वो, ठीक है।
अच्छा, इसी को अगर आप ओपन कर देंगे, इसको आप ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा ILB साइन थीटा। क्या आ जाएगा भाई? ILB साइन थीटा। स्केलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, यानी IL क्रॉस B करने से आपको फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक, IL। अच्छा, अब आप बोलेंगे लेंथ वेक्टर का क्या डायरेक्शन होता है? लेंथ का तो भाई मैग्नीट्यूड होता है ना, उसका क्या डायरेक्शन? तो लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन विल बी डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है वहीं पे एल वेक्टर भी मान लेते हैं। ठीक, तो पहला वाला एग्जांपल देखिएगा, यहां पर जो थीटा है, अच्छा ये थीटा है क्या? तो थीटा इज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, उनके बीच का एंगल है वो। तो अब थीटा 90 कैसे है? देखिए, ये वायर है जिसमें करंट, फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे वायर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड देख किधर है? इनटू द प्लेन है। किधर है भाई? इनटू द प्लेन है। ठीक, तो ये, अच्छा तो करंट ऊपर तो एल वेक्टर भी ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ। तो एल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना होगा? 90, और साइन 90 कितना होता है? 1। यानी ये वाले फॉर्मूला में साइन 90 की जगह 1 लिख दे तो फॉर्मूला आ जाएगा ILB। क्या गया भाई? ILB, या BIL कह ले, जैसे आप। ठीक है, अच्छा अब डायरेक्शन कैसे जज करेंगे? तो डायरेक्शन देखो मैंने मार्क कर रखा है इधर की तरफ, क्या ये सही है कि नहीं चेक कर लेते हैं। देख, ये वायर है, ये उठा के ले आया मैं। ठीक, इसमें करंट देख कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। अपने को आंसर कैसे निकालना है? IL, पहले IL की तरफ, जिधर I है उधर L लो। ठीक है, और B की तरफ हाथ घुमाओ, हम देख किधर जा रहा है? यही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स का। ठीक, अच्छा अब सेकंड वाला एग्जांपल देख, तो सेकंड वाले एग्जांपल में थीटा कितना है? 0, बिकॉज जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में एल वेक्टर होगा, उसी डायरेक्शन में बी वेक्टर भी है। तो एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 0, और अगर साइन 0 की बात करें तो 0 होता है, यानी इस वाले वायर पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। ठीक, चलिए थर्ड पॉइंट को देखिए। अब थर्ड पॉइंट में जो हरे कलर से बना हुआ है करंट कैरिंग वायर, ये वाला, ये वायर है, दिस इज द वायर। ठीक, ये वायर है यहां से आता, बट उसने वायर की लेंथ दी ही नहीं है, उसने सिर्फ वायर के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यानी एल वो दे रखा है। ठीक, तो अब इस केस में करेंगे क्या? हाउ विल बी अप्रोचिंग? तो अब वो एल वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहना काम आएगा। एल वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसका प्रूफ अभी नहीं ले सकते, ऑब्वियस सी बात है, डिटेल में जाना पड़ेगा, पूरा एक छोटे छोटे एलिमेंट लेके फोर्स निकालेंगे और जोड़ेंगे, नहीं करना भाई, अभी शो ऑफ नहीं करना है, फॉर्मूला शीट है, खाली उसी पॉइंट पे फोकस कर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर जा रही है? बी वेक्टर अंदर की तरफ है, और ये जो एल वेक्टर है ध्यान से देख ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर की तरफ? क्योंकि करंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? पी से, और एंड कहाँ पे हो रहा है? क्यू। यानी अगर मैं इसको एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिप्लेस करता हूं तो वो बन जाएगा एल लेंथ का। ठीक है, और उसका डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ। तो वही सेम एग्जांपल, ये वायर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो IL क्रॉस B किया तो किधर आएगा? इधर की तरफ। यानी डायरेक्शन वही, ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये फोर्स का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? देख ले, ILB। क्या है? ILB। तो सर इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है? बिल्कुल नहीं, यही समझाना था कि आपको आड़े टेढ़े वायर बना के दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि एल वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ड्रॉन बिटवीन जो आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है, सीधा एक लाइन खींचते उनके बीच में और उसी से फोर्स निकालते। ठीक, अच्छा इसको और प्रोमिनेंट करने के लिए एक पॉइंट ये देखना और लाया। मान लो कि अब अपना वायर जो है उससे हमने जहां से शुरू किया वायर को वहीं लाके एंड कर दिया, उसे क्या कहते हैं? क्लोज्ड लूप। क्या कहते हैं भाई? एक मिनट, लाल गोला लाना था, हाथ ले आए। चलिए, क्लोज लूप कहते हैं। क्लोज लूप का मतलब क्या है? जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे एंड हो रहा है। फर्स्ट वाला केस देखिए सर्कुलर लूप है, सेकंड वाला केस देखिए स्क्वायर शेप में है, थर्ड वाला कुछ भी आड़ा चढ़ा खींच दिया है, बट जहां से शुरू है वहीं पे खत्म हो रहा है। और इस पूरे रीजन में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। क्या है भाई? इनटू द प्लेन, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स तीनों सेक्शन पे, लेकिन नेट फोर्स बोल रहा हूं मैं, किसी एक पार्ट की बात नहीं हो रही है, किसी एक पोर्शन की बात नहीं हो रही है, किसी एक सेक्शन की बात नहीं हो रही है, पूरे लूप के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? तो पूरे लूप के ऊपर नेट फोर्स विल बी 0। पूरे लूप पे नेट फोर्स क्या होगा? 0। क्यों? बिकॉज इट्स अ क्लोज लूप, एंड जब आप अपने घर से निकलें और वापस वहीं पहुंच जाएं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0, और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले में ILB में L तो पहले ही 0 है, लफड़ा ही खत्म। यानी इस पॉइंट को एज अ फैक्ट ले ले, whenever a closed loop is placed in uniform magnetic field, the magnetic force on the whole loop, I'm not talking about a section of the loop, एक बार ऐसा ही किया, पूरी कहानी सुनाई और एक सेक्शन पे फोर्स निकलवा लिया। तो मान ले अगर जैसे मैं तुमको बोलूं, ठीक है, ये बात बता देते हैं भाई, बहुत प्रोमिनेंट आई बोलते बोलते, अगर ये L लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड B है और करंट यहां पर I फ्लो कर रहा है, लेट्स से, तो मुझे बताओ सिर्फ इतने सेक्शन पे बता सकते हो फोर्स कितना होगा? सिर्फ इतने सेक्शन पे 0 होगा क्या? इतने सेक्शन पे नहीं, वो होगा ILB,
उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरे लूप पे कोई पूछे तो क्या होगा, जीरो। तो व्हेनेवर अ क्लोज्ड लूप इज प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द नेट मैग्नेटिक फोर्स विल बी ऑलवेज जीरो, विल बी ऑलवेज जीरो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अब जो उसके बाद का पॉइंट है वो है फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स। दो वायर ले ली, इनके बीच में अपने को फोर्स निकालना है। और ध्यान दीजिएगा फोर्स भी हम इसमें क्वांटिटी है फोर्स पर यूनिट लेंथ, रीजन बीइंग विल बी डीलिंग विद इनफाइनाइट वायर्स। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, ऊपर का जो पहले फॉर्मूला लिखा था उसी फॉर्मूले को यहां पर दोबारा यूज करने वाले हैं, ILB को बस। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए अपने पास दो वायर है, ये वायर 1 जिसमें करंट है I1 और ये वायर 2 जिसमें करंट है I2। और ध्यान दीजिएगा यहां पर करंट का डायरेक्शन सेम है। क्या है भाई, करंट का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, सेम डायरेक्शन। अच्छा, और इन वायर के बीच में सेपरेशन कितना है, D। इसमें करंट I1, इसमें करंट I2 और इनके बीच में सेपरेशन D। अब जो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल f क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, देखना भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्यों निकाल रहे हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, रीजन बीइंग ये वाली वायर भी इनफाइनाइट है और ये वाली वायर भी इनफाइनाइट है। एनसीईआरटी में आपको फाइनाइट वायर मिलेगी ही नहीं, वहां हर जगह इनफाइनाइट है, और पूरा पुराने क्वेश्चन उठा के देख लो, वहां पे भी सिर्फ इनफाइनाइट वायर मिलने वाली है। तो ये दोनों इनफाइनाइट वायर है। अब सोचो इस वाली वायर की वजह से इस वाले वायर पे फोर्स निकालना है, यानी फर्स्ट वायर की वजह से सेकंड वाले वायर पे फोर्स निकालना है। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि सेकंड वाली भी तो इनफाइनाइट है, तो हम क्या करेंगे, हम फोर्स नहीं निकाल रहे हैं, हम सेकंड वाले वायर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं, ताकि हमें उस वायर का जितना भी हिस्सा मिलेगा हम उस स्मॉल f से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें फोर्स मिल जाएगा। ठीक, तो अब वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। क्या भाई, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, सिंपल। अच्छा, और अगर करंट का डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होता है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करके चेक कर लो कि ये दो वायर है, एक वायर इधर है और एक वायर यहां पर है। एक मिनट, हाँ एक पेन ले लेते हैं, रुकिए, सांस लेने का समय भी मिल जाएगा इस बहाने। देखिए यहां पर दो वायर हैं, इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है, इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है। अब ये वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ होगी इसके लिए। तो अब ये हो गया, हटा दो इसका तो मैग्नेटिक फील्ड देखना था, हो गया, किधर है, अंदर की तरफ है। और इसमें करंट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो IL क्रॉस B, ध्यान से देख, इधर की तरफ होगा, यानी अट्रैक्शन कर रहा है। तो अगर वायर के अंदर करंट का डायरेक्शन सेम है तो वायर अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन अगर वायर के अंदर करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वायर रिपेल करती हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक से थोड़ा सा अलग। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, अगर सेम पोलैरिटी के चार्ज हैं तो रिपेल करते हैं, ऑपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। बट वायर के अंदर ऐसा नहीं होता, वायर के अंदर उल्टा हो रहा है, सेम डायरेक्शन करंट अट्रैक्ट्स, opposite direction current repel, and the force per unit length is mu naught I1 I2 upon 2 pi d। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं, आई थिंक ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक होगा। तो ये है मैग्नेटिक मोमेंट एंड टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो अब याद करिएगा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक चीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट वाज दैट, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम, सिंपल वही था। लेकिन यहां पे है मैग्नेटिक मोमेंट। अब आप नोटिस करिए यहां पर एक करंट कैरिंग लूप है, देयर इज अ करंट कैरिंग लूप, आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, लाल गोला जहां जा रहा है वहां पे करंट फ्लो कर रहा है। और ये क्योंकि एक लूप है तो लूप का अपना एरिया वेक्टर होगा, और याद है एरिया वेक्टर कैसे लेते थे, उस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये रहा एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर। ठीक है, और करंट कैसे फ्लो कर रहा है, आई। अच्छा, कितने लूप्स हैं ऐसे, n आर द नंबर ऑफ लूप्स। ठीक, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला देख क्या है, NIA वेक्टर। क्या है भाई, NIA वेक्टर। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट स्केलर है कि वेक्टर, तो इट्स अ स्केलर है, नहीं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अबे लिखा है बे चीक चीक के, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन वही होता है जो एरिया वेक्टर का होता है। तो अगर ऊपर की तरफ एरिया माना है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी यहीं की तरफ होगा, यहीं होगा। ठीक, और ये है आपका मैग्नेटिक मोमेंट NIA वेक्टर। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ लूप्स, I है करंट एंड A है एरिया वेक्टर। जो भी शेप हो, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, स्क्वायर है तो A स्क्वायर, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, डिपेंड करेगा उस पर। ठीक, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी अगर आपको मल्टीपल लूप्स दिए हुए हैं, ध्यान से देखना, अगर आपको मल्टीपल लूप्स दिए हैं तो हर एक लूप का इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। ठीक है, हर एक लूप का इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए और फिर उसका नेट फाइंड कर दीजिए। क्या करिए भाई, नेट फाइंड कर दीजिए। और कैसे, स्केलरली या वेक्टरली, तो वेक्टरली। ठीक, अच्छा नेक्स्ट है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है।
ठीक है, देखो मैंने फिगर में बना तो रखा है, फोर्स मैंने शो कर रखी है, ठीक है, कि इस पे टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा ऐसा पता चलेगा। तो आप नोटिस करो, जो मैग्नेटिक फील्ड है आप देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसी प्लेन में है, ये इसी प्लेन में है, ठीक है। और ये जो लूप है इसके 4 हिस्से नहीं कर सकते अपने, वी कैन डू दिस, उसके 4 हिस्से नहीं कर सकते अपने, ए बी सी डी, ठीक है। तो आपको नहीं लगता ए बी बी सी सी डी डी ए, दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द लूप, ठीक है। इसमें ए बी वाले पार्ट पर फोर्स कहां लगेगा, तो नीचे की तरफ। क्यों नीचे, करके देख ले, आई एल क्रॉस बी, ये लूप है, करंट ऐसे जा रहा है और ये फील्ड है, ठीक है, ये करंट है, ये इधर की तरफ करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखना आई एल क्रॉस बी, तो इस वाले एलिमेंट पे फोर्स कहां लगेगी, नीचे की तरफ, ठीक है। और ये जो वायर है, जो कौन सा, एक मिनट, सीडी सेक्शन है, उसमें अंदर की तरफ है, तो अगर उसको घुमाओगे तो फोर्स देख कहां लग रही है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये कपल प्रोड्यूस कर रहा है। कपल का मतलब क्या हुआ, जैसे कंसिडर दिस एज अ लूप, ये लूप है मान ले, ठीक है, ये लूप है। अब इस वाले एंड पे फोर्स कहां लग रही है, नीचे की तरफ, और इस वाले एंड पे फोर्स कहां लग रही है, ऊपर की तरफ। तो ऐसा नहीं लगता ये घुमाने लगेगा, देख ये देख, ये घुमाने लगेगा, ये घुमाने लगेगा ऐसे। तो क्या प्रोड्यूस होगा भाई, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क, वो है m क्रॉस b। m है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, b है मैग्नेटिक फील्ड। इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, mb sin थीटा, और ये वही p क्रॉस e जैसा है, ठीक है। और mb sin थीटा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 होगी तो टॉर्क क्या होगा, 0। थीटा की वैल्यू 90 होगी तो टॉर्क होगा मैक्सिमम, विच इज mb। m को लिखा nia और b मल्टीप्लाई कर दिया, यानी टॉर्क आ गया niab। और ध्यान से देखना, ये जब आप इसको ओपन कर रहे हो तो ये जो थीटा है ना, ये एंगल बिटवीन सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वही सेम बात जो वहां बताई थी। दिस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी, ये उन दोनों के बीच का एंगल है। और मैग्नेटिक मोमेंट कहां होता है, एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर कहां होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला। चलिए एक मिनट, नेक्स्ट ही है शायद, हाँ। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आइए, थर्ड पॉइंट जो इसमें से निकालेंगे वो क्या है। थर्ड पॉइंट है कि मान लीजिए आपने डाइपोल, अभी डाइपोल क्या है, तो सर ये है मैग्नेटिक डाइपोल। कौन सा, लूप। लूप नहीं था अभी अपने पास, ठीक है, लूप था ना अपने पास, उसी बेसिस पे ये मतलब डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे अपने ने इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, सॉरी, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, बताइए भावनाएं फिर से, ठीक है। तो जब हमने किसी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी मतलब क्या बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था वो था माइनस पी डॉट ई, क्या था, माइनस पी डॉट ई। और यहां पर आप नोटिस करो फॉर्मूला क्या है, वो है माइनस एम डॉट बी। व्हाट इज एम, मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट इज बी, मैग्नेटिक फील्ड। ओपन कर दे क्या आ जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा। और ध्यान से देखना ये नेगेटिव फॉर्मूला की प्रॉपर्टी है। ये m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। अभी देखा मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, NIA वेक्टर से, और यहां पर m डॉट b करेंगे, ओपन करेंगे तो cos थीटा आ गया। अच्छा जी, अब यहीं पे देखना टॉर्क जीरो कब कब होता है, तो टॉर्क दो जगह पे जीरो होता है, एक 0 डिग्री एंगल पर जब m और b के बीच का एंगल 0 हो, और एक जगह जमा आपका 180 डिग्री हो, ठीक है, 180 डिग्री हो। तो दोनों केस में टॉर्क क्या होता है, 0। अच्छा, अब दोनों केस में टॉर्क 0 होने का मतलब क्या है, वहां पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है भाई, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, ठीक। अब इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, तो फॉर्मूले पे आओ वापस, क्या है, mb cos थीटा। जब आप यहां पर थीटा की जगह पे 180 पुट करेंगे, क्या भाई, थीटा की जगह 180 पुट करेंगे तो cos 180 -1 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, इस केस में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो आएगी mb, एंड दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और जब भी किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो हम उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। फोर्स तो 0 ही है, क्यों। अच्छा, आपका सवाल होना चाहिए कि सर फोर्स के बारे में तो आपने चर्चा की ही नहीं लूप के लिए, फोर्स के बारे में चर्चा क्यों नहीं की लूप के लिए, बिकॉज दिस इज अ क्लोज्ड लूप। और क्लोज्ड लूप को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो नेट फोर्स 0 होती है, जैसा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ होता था। ऐसा नहीं लग रहा, सेम चल रहा है, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट देखिए, अगर हमने थीटा को 0 डिग्री लिया तो थीटा 0 डिग्री मतलब cos 0 1, तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी माइनस एम बी, एंड दैट इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है उसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सब क्वेश्चंस आते हैं वर्क डन के लिए, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट वही है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करते थे
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वर्क डन का फॉर्मूला एक्सटर्नल फोर्स का, भाई क्या बोल रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स का, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस डेल्टा यू और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सिंपल ये कह सकते हैं, ठीक है। तो जो वर्क डन निकाल रहे हैं हम किसका निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स का, और एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला होता है mb बाहर ले लिया cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। एग्जैक्टली सेम नहीं लग रहा है, pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इसमें थीटा 1 क्या है, इनिशियल एंगल, और थीटा 2 क्या है, फाइनल एंगल, क्योंकि वर्क डन निकालेंगे जब आप, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में पहले से एक नेगेटिव होता है, इसीलिए वो पलट जाता है। तो यहां पे आएगा mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। आपका फोकस 1 से 2 से ज्यादा बेटर ये रहना चाहिए कि थीटा 1 इनिशियल एंगल है, एंड फ्रॉम देयर वी आर टेकिंग दैट पर्टिकुलर डाइपोल टू अ न्यू एंगल थीटा 2, तो थीटा 2 फाइनल एंगल हो गया, ठीक। और इसमें यह ध्यान देना कि वर्क डन किसका पूछा है, एक्सटर्नल फोर्स का पूछा है कि कंजर्वेटिव इंटरनल जो आपका फोर्स है उसका पूछा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक ये है गैल्वेनोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत प्रीवियस पार्ट में आपको क्वेश्चन दिखेंगे इसके, बिकॉज गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या है, सबसे पहले देखिए, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में नहीं जा पाएंगे, फॉर्मूला शीट वही सेम बात। यहाँ पे देखिए एक सिलेंडर है, ठीक है, ऐसा मतलब ये, रुकिएगा, ये मान लो एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है, जूम करके सोचो इसको, सिलेंडर है। इस सिलेंडर के ऊपर अपने क्या किया, ऐसे वायर, ऐसा नहीं, ये वायर ऐसे बांधती, घुमा के बहुत सारी वायर बांधती, और इसके आसपास ऐसा वो आपका सिलेंड्रिकल मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ और साउथ ऐसे रख दिया, ठीक। अब ये जो लूप आपको दिख रहे हैं, रेड कलर के लाइन दिख रही है, ये वाली, ये लूप्स हैं, किसके, वायर के। जो पिछले केस में लूप नहीं था ये वाला, ये लूप था। आप इमेजिन करो कि यहां पर एक ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, यहां पर एक ऐसा सिलेंडर है, तो ऐसे बहुत सारे लूप नहीं उस पर बांध दिए होंगे, ऐसे घुमा दिए होंगे सिलेंडर पे, ठीक है, तो बहुत सारे लूप बांध दिए उसके ऊपर। अब उसको क्या किया, उसको एक नीडल से अटैच, ये नीडल अटैच कर दी उसके साथ, दिस इज द नीडल विच वी हैव अटैच्ड, और ये आपके मार्किंग्स हैं, मार्किंग्स हैं, ठीक है, ये मार्किंग है। इस मार्किंग पे यहाँ 0 है बीच में, इधर भी वही मार्किंग होगी, इधर भी वही मार्किंग होगी। जितना रीडिंग यहाँ होगा उतना ही स्केल यहाँ पे भी होगा, जितना मैक्सिमम तक जा सकता है। यहाँ पर एक मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, और ध्यान से देखिए ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट क्यों लेते हैं, ताकि फील्ड कैसी हो, रेडियल। सिलेंड्रिकल मैग्नेट क्यों लेते हैं, ताकि फील्ड कैसी हो भाई, रेडियल, और नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में फील्ड जाएगी, और ये जो लूप्स हैं, ये जो लूप्स हैं, इन पे टॉर्क लगेगा। अच्छा, क्यों टॉर्क लगेगा, बिकॉज आप जैसे ही गैल्वेनोमीटर को मेजरमेंट करने के लिए यूज करेंगे, तो जहां आप उसको कनेक्ट करेंगे वहां उसकी वजह से करंट आने लगेगा। भाई गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, या तो बहुत, वैसे तो बहुत छोटा करंट मेजर करता है, उसका मेन एप्लीकेशन है करंट के डायरेक्शन को बताना। तो मान लीजिए यहां पर करंट फ्लो कर रहा है, जैसे ही आपने गैल्वेनोमीटर को सर्किट में कनेक्ट किया, करंट आया और करंट लूप से भागा। अब जैसे ही करंट लूप से भागा, तो इस पर्टिकुलर, देखिए यहां मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से प्रेजेंट थी, अब करंट फ्लो किया, तो करंट, जैसे ही करंट आएगा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगते ही ये घूमा। अब ये जो आगे देख रहे हैं, ये वाला लाल गोला देखना, ये देख रहे हैं, ये एक स्प्रिंग है जो इस सिलेंडर के एंड पे, यहां पर एक स्प्रिंग ऐसे यहां पे बांध दिया ऐसे। तो जब ये सिलेंडर घूमेगा तो स्प्रिंग को ट्विस्ट करेगा, क्या करेगा, ट्विस्ट करेगा। अब नीडल यहां पे लगा दिया, नीडल ऐसे लगा दिया यहां पर, ठीक है। अब जैसे ही वो मतलब आपका करंट आया, वो घूमा, टॉर्क लगा, घूमा घूमा घूमा, लेकिन यहां स्प्रिंग था, तो स्प्रिंग ने क्या किया, एक पॉइंट पे उसे रोक लिया, और जहां वो रुक गया इक्विलिब्रियम में, वो उसकी रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर का जो मैक्सिमम करंट वो झेल सकता है, उसकी वैल्यू है IG, यानी द मैक्सिमम करंट, एम्पलीट्यूड कह लीजिए, ठीक है, या सेफ करंट कह लीजिए, जो वो झेल सकता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो वो शो कर सकता है, वो है IG। RG क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक। अब हमने क्या किया, जिस पॉइंट पे टॉर्क इक्वेट हुआ था, वहां पे जो M क्रॉस B से अपन ने टॉर्क निकाला, याद है आपने निकाला था, वो उसमें थीटा 90 कर दिया, तो मैक्सिमम टॉर्क NIAB हो गया। तो NIAB इज द टॉर्क। अच्छा, क्यों थीटा 90 है, बिकॉज फील्ड यहां पर रेडियल है, क्यों, बिकॉज सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। तो यहां पर हमारे पास टॉर्क आ गया NIAB, और उसको अपने ने किससे इक्वेट किया, K थीटा से। ये आपका जैसे वो नहीं स्प्रिंग खींचते हैं तो एक माइनस KX फोर्स लगती है, वैसे स्प्रिंग को ट्विस्ट करते हैं तो एक आपका रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है, और वो रिस्टोरिंग टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क के अगेंस्ट काम करता है। तो ये रहा K थीटा, उससे उठा के इक्वेट कर दिया, ठीक। अब इससे दो चीजें निकल के आएंगी, इसको थोड़ा बहुत जुगाड़ करते हैं। तो थीटा यहीं छोड़ा, I वहां ले जाके डिवाइड कर दिया। जैसे ही थीटा बाय I निकाला तो अपने को क्या मिला, NAB अपॉन K। व्हाट इज N, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, किसका, वो जो देख रहे हैं वो सिलेंडर के ऊपर बांध रखा है वो वाला। A क्या है, एरिया
किसका एरिया? लूप का एरिया, याद है वो जो लूप का एरिया हो, लेंथ ब्रेड्थ जो भी, रेक्टेंगल सर्कल जिस भी शेप में हो। और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। के क्या है? टॉर्जन कांस्टेंट। क्या है? टॉर्जन कांस्टेंट। ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, आपको इसकी चिंता नहीं करना, ही निकालना है। और थीटा बाय आई इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर। When the galvanometer is connected into emitter, we talk about the current sensitivity and is defined as angle per unit, यानी angle of deflection per unit current। जितने करंट के लिए वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है उसका रेशियो ले लेते हैं थीटा बाई, उसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। और किसी भी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। और वो ज्यादा कैसे होगी? जब एन ए बी ज्यादा हो और के कम हो, ठीक है, तो वो मतलब दैट विल बी मोर सेंसिटिव। ये सेंसिटिविटी एक नेगेटिव वर्ड नहीं है। मौसम चेंज होने पे कोई इंसान बीमार हो जाता है, ये सेंसिटिविटी अलग है। डिवाइस की सेंसिटिविटी का मीनिंग होता है कि इट कैन सेंस द इनपुट। भाई कोई डिवाइस लगाने का मतलब ही क्या, जब वो अपने इनपुट को सेंस ही ना कर पाए, तो इस सेंसिटिविटी की बात। अच्छा, अब ये जो आई है इसको ओम्स लॉ के हिसाब से अपने आई को वी बाय आर लिख सकते हैं। जैसे आप उसको वी बाय आर लिख देंगे तो एक नए सेंसिटिविटी में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा बहुत देर जुगाड़ किया तो थीटा, एक मिनट, आई इक्वल टू वी बाय आर प्लेस करते ही ये वाला फॉर्म आपका जनरेट हो जाएगा, विच इज थीटा बाय वी, विच इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। और ये किसके लिए डिफाइंड होता है? वोल्ट मीटर के लिए। यानी जब आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कनेक्ट कर देंगे तो वो डिफाइन किया जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। उसका फॉर्मूला होता है एन ए बी अपॉन के इंटू आर। बस थोड़ा बहुत जुगाड़ किया। आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक, ये आपका सेंसिटिविटी है। और सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, ताकि सोचिए सेंसिटिविटी ज्यादा होगा तो इसका क्या मीनिंग होगा, क्या मतलब होगा इसका? अगर सेंसिटिविटी ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा? अगर ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा है इसका मतलब न्यूमरेटर बहुत ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तभी तो वो बहुत ज्यादा होगा। तो बड़े एंगल में छोटा करंट शो कर रहा है तो देखना आसान होगा, आंखें देख पाएंगी कि भाई कितना करंट आया। बिकॉज जो डिवाइस पहले से ही कम मेजरमेंट कर रही है, अगर वो छोटे से एंगल में डिफ्लेक्शन शो कर देगी तो कैसे पता चलेगा कि क्या रीडिंग है? आंखें देख ही नहीं पाएंगी। ठीक, इसलिए थीटा बाय ए का रेशियो ज्यादा होना चाहिए। सेम वे में थीटा बाय वी का रेशियो भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो सबसे पहली बात, एमीटर क्या मेजर करता है? करंट। सर्किट में कैसे लगता है? सीरीज में। एमीटर कैसे लगता है भाई? सीरीज में लगता है। ठीक, और वोल्ट मीटर कैसे लगता है सर्किट में? पैरेलल में। ठीक, तो अगर कोई चीज सीरीज में लगी है और वो सर्किट का पार्ट नहीं है, अरे एमीटर सर्किट का पार्ट थोड़ी है, वो तो एक मेजरमेंट डिवाइस है। लगा देने से क्या सर्किट का एबिलिटी बदल जाएगा? क्या उसी को बदल डालेगा? नहीं। ठीक है, सेम वे में जब यहां पे आपने पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया तो क्या वोल्ट मीटर रिक्वायर्ड डिवाइस है सर्किट का? नहीं, वो सब एक्सटर्नल है, खाली मेजरमेंट के लगाए जाएंगे। तो दे शुड नॉट इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ सर्किट, सिंपल। तो जब आप एमीटर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? सीरीज में। और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो है। क्यों? क्योंकि सीरीज में लगने वाले का रेजिस्टेंस अगर जीरो होगा तो वो सीरीज में कोई भी करंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। सेम वे में वोल्ट मीटर आइडियली कैसे लगता है? वो लगता है पैरेलल में। और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, सो दैट वॉट एवर करंट इज बीइंग सप्लाइड बाय द बैटरी विल ओनली एंड ओनली पास थ्रू द लोड, विल ओनली एंड ओनली पास थ्रू द लोड। समझेंगे भाई इस बात को? ठीक, तो ये लगाया पैरेलल में आइडियली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ये लगाया सीरीज में आइडियली जीरो रेजिस्टेंस। चलिए अब कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वे यूज शंटिंग। ठीक है, शंटिंग करते हैं। जैसे रेलवे ट्रैक पे होता है ना, एक ट्रैक दे दिया जाता है, शंट मतलब पैरेलल। ठीक है, तो एमीटर में कन्वर्ट करने का मतलब है टेक दिस गैल्वेनोमीटर एंड कनेक्ट इट विद द वायर जिसका रेजिस्टेंस है आरएस, वो बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत कम रेजिस्टेंस होना चाहिए वो। ठीक, क्योंकि पैरेलल में जब दो चीजें लगती हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम वाले से भी कम आता है। इसलिए यहां पर जो हमने आरएस लगाया है इसके पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के जो पैरेलल में आरएस लगाया है वो वेरी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर यहां पे जनरेट होगा वो होगा आरजी आरएस अपॉन आरजी प्लस आरएस। क्यों? क्योंकि व्हाट इज एमीटर? एमीटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड अ शंट विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, याद कर सर्किट थ्योरी करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आएगा RG RS अपॉन RG प्लस RS। अब क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है RS वो RG के रिस्पेक्ट में इतना छोटा है कि डिनोमिनेटर वाले केस में RG को निगलेक्ट मार दो। तो जब डिनोमिनेटर में RG निगलेक्ट मार दोगे तो ऊपर RG, सॉरी अगेन आई एम स्पीकिंग, क्योंकि मैंने RG की मतलब RS की जगह RG कह दिया।
ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। यहां पे जो गैल्वेनोमीटर है उसको हमने किससे कनेक्ट किया है, एक शंट पैरेलल में लगाया है RS, जिसकी वैल्यू बहुत छोटी है। तो अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन को कहा जाए तो यही तो एमीटर है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो होगा RG RS अपॉन RG प्लस RS। ठीक है, अब देखो गलत बोल के मान ही नहीं पाएगा आदमी, ठीक है, मन में ही नहीं मान पाएगा, अपने आप वो बातें बार बार इसे पिन पॉइंट करेंगी और वापस आना पड़ेगा। ठीक, इसलिए जस्ट फोकस वेरी वेरी, मैं कोई भी बात दोबारा रिपीट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेदर इट इज अ फॉर्मूला शीट और नॉट डजंट मैटर। तो यहाँ पे जो एमीटर का रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो वो होगा RG RS अपॉन RG प्लस RS, पैरेलल में, सिंपल बात। अच्छा, अब RS जो है वो RG से बहुत छोटा है, क्योंकि अपने ने शंटिंग जब की तो वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ही लगाया था। अच्छा, तो ये RS निगलेक्ट मार दो, तो क्या बचेगा, RG RS अपॉन RG। अब RG RG काट दो, क्या बचेगा, RS, यानी एमीटर का रेजिस्टेंस ही किसके बराबर हो जाएगा, RS के बराबर। तो एमीटर का रेजिस्टेंस RS के बराबर, और RS पहले से ही बहुत छोटा था, तो जो हमारा एम था वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, आइडियल एमीटर का मीनिंग क्या है, व्हेन द रेजिस्टेंस इज नॉट गिवन एंड नथिंग हैज बीन सेड, सिर्फ एमीटर एमीटर बोल के काम चल रहा है क्वेश्चन में, तो समझ जा आइडियल है, क्योंकि उसके वैल्यू के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। एंड दैट इज नॉट द क्वेश्चन फॉर एमीटर, दैट इज द क्वेश्चन फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी वेयर द एमीटर इज बीइंग यूज्ड। ठीक, अच्छा, तो उसके बाद देख लीजिए, ये जो गैल्वेनोमीटर है वो पहले करंट कितना मेजर कर पा रहा था, IG, और अब कितना करंट मेजर कर पाएगा, IG मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस RG बाय RS। फॉर्मूला देख ले, इसको याद करना है। I इज द करंट नाउ, जो कौन मेजर करेगा, ये वो करंट है जो एमीटर अब मेजर करेगा जब आपने शंटिंग कर दी किसकी, गैल्वेनोमीटर की। और क्या रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है, IG मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस RG बाय RS। RG क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, RS क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ शंट। वो जो शंटिंग क्या है ना, पैरेलल में लगाया छोटा सा रेजिस्टेंस, सोच ये जितना छोटा होगा उतना ही ये वाला रेशियो बहुत बड़ा आएगा। और अब जो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा IG के साथ, वो बन जाएगा किसकी कैपेबिलिटी, एमीटर की। यानी जो गैल्वेनोमीटर पहले सिर्फ IG मेजर कर पा रहा, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन था वो सिर्फ IG का शो कर पा रहा था, सेफ डिफ्लेक्शन था वो IG का शो कर पा रहा था, अब वो IA तक जा पाएगा। और वो कैसे हुआ, बाय दिस फैक्टर। तो ये वो फैक्टर है X विच इज इक्वल टू 1 प्लस RG बाय RS। ठीक, इसको ऐसे याद कर ले कि IG इंटू एक्स आपका नया करंट हो चुका है एमीटर का। चलिए यहाँ पे आ जाइए वोल्ट मीटर के लिए। व्हाट इज वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर विथ RS। और ध्यान से देख, यहाँ पे RS लिखा है, इसका मतलब कंफ्यूज मत होना कि सर वहां पैरेलल बोला यहाँ सीरीज लगा रहे हो, वहां मैंने स्मॉल RS बोला और उसको शंट बोला। यहाँ ये RS सिर्फ सिंबलाइज कर रहा हूं मैं कि एक सीरीज रेजिस्टेंस, RS कैपिटल है भाई, स्मॉल नहीं है, एक सीरीज रेजिस्टेंस है जिसको मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया, बिकॉज गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और जब भी रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो चीजें सीरीज में होनी चाहिए, और जब भी रेजिस्टेंस कम से कम चाहिए तो पैरेलल में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आप नोटिस करिएगा, अब जो RS है वो वेरी लार्ज है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगा दिया, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का वो क्या होगा, बिकॉज यही गैल्वेनोमीटर के साथ RS ही तो वोल्ट मीटर है, तो उसका रेजिस्टेंस होगा RG प्लस RS। बट क्योंकि RS बहुत बड़ा है RG से, तो आप बोल सकते हैं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस RS के बराबर ही है। अच्छा, अब वोल्ट मीटर क्या मेजर कर रहा है, करंट या वोल्टेज, तो ये जो V है ये किसका एम्पलीट्यूड है, ये किसका, तो ये वोल्ट मीटर की वैल्यू है। तो अब जो वोल्ट मीटर मैक्सिमम वैल्यू मेजर कर पाएगा वो है, ध्यान से देखिए, IG मल्टीप्लाइड बाय RG प्लस RS, ये इसका X फैक्टर है। यानी अब जो यहां पर X फैक्टर है, X आपका जो फैक्टर है जिससे IG मल्टीप्लाई किया वो है RG प्लस RS। तो जितना ज्यादा RS होगा उतना ज्यादा X होगा, उतना ज्यादा वोल्टेज मैक्सिमम तौर पर वोल्ट मीटर मेजर कर पाएगा। ठीक, तो ये किसका डिस्कशन, यानी दो फॉर्मूले हैं, इनको याद रखें, हर एक सवाल आपसे हो पाएगा। और IG जो है वो क्या है, व्हाट इज IG, वो गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, जो मैक्सिमम सेफ करंट वो झेल सकता है वो है। अगर IG से ऊपर निकल गया करंट गैल्वेनोमीटर में तो फट जाएगा। यही बात ध्यान में रखते हुए यहां पर हमने शंटिंग की, ताकि वॉट एवर करंट इज कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट, मोस्ट ऑफ दैट करंट शुड पास थ्रू द शंट, वो शंट से पास कर जाए, और सॉरी शंट से पास कर जाए, और कम से कम करंट कहां से जाएगा, गैल्वेनोमीटर, इसलिए वो सेफ रह जाएगा और बच जाएगा फटने से। ठीक, दिस वॉज वोल्ट मीटर। ओके, ये सारे रिजल्ट हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, एक बार फिर से देखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए। एंड फिर से बोल रहा हूं, दिस वॉज जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फॉर्मूला शीट। इसके बाद का जो डिस्कशन है वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर का है, विच इज थियोरेटिकल, और एक का दुक्का न्यूमेरिकल पॉइंट है, बहुत छोटा होगा वो, ज्यादा नहीं, इतना कुछ नहीं कंटेन करता है। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। दूसरे लेक्चर में मिलते हैं।